13 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिकन कंट्री उरुग्वे से एयरफोर्स फ्लाइट 571 चिली जाने के लिए दोपहर के 2:18 पर 45 पैसेंजर्स को अपने साथ में लेकर उड़ान भरती है। ठीक 1 घंटे बाद 3:30 पर यह फ्लाइट अर्जेंटीना के सुनसान बर्फीले पहाड़ों से टकराकर वहीं पर क्रैश हो जाती है। उस क्रैश के अंदर 3 लोग प्लेन के टूटने से ही सीट समेत ही बाहर गिर जाते हैं और ऑलमोस्ट 12 लोग तब मर जाते हैं जब ये फ्लाइट टकराती है ज़मीन से। इसमें बचे 33 लोगों की जान बस इस उम्मीद पे टिकी होती है कि कोई ना कोई रेस्क्यू ऑपरेशन इनके लिए होगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद इनको मालूम चलता है कि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन इनके लिए नहीं होने वाला है। तो इनकी जीने की उम्मीदें वहीं पर टूट जाती हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए लोग, ठंड में -30 डिग्री को सहते हुए लोगों के पास में अब जीने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन तभी एक शख्स पायलट को खाना शुरू कर देता है। एंडीज माउंटेन्स दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जिसको पार कर रही फ्लाइट 571 रग्बी प्लेयर्स को अपने साथ में लेके जा रही थी, जिसके अंदर 16 रग्बी प्लेयर्स होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ होता है और इसी के साथ साथ 5 कैबिन क्रू भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो टोटल करीबन 45 लोग इस फ्लाइट के अंदर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर पैसेंजर इसमें टीनेजर ही थे, जो कि 18 से 19 साल के ही थे। ये सभी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनको खाना पीना तक बिस्तर पर ही मिल जाता था। तो ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी ये जी रहे थे। इस फ्लाइट को जाना तो चिली था, लेकिन बैड वेदर के चलते हुए इसकी लैंडिंग अर्जेंटीना के मेंडोजा के अंदर ही करवा दी जाती है और नेक्स्ट डे 2:18 ये चिली के सैंडियागो के लिए अपनी उड़ान भरती है। बट वेदर उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद ही कुछ इस तरीके से खराब हो जाता है कि कुछ भी अब दिख नहीं रहा होता। बट इस फ्लाइट को उड़ाने वाला पायलट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट होता है। उसने 29 बार एंडीज़ के विशालकाय माउंटेन्स को क्रॉस किया होता है। तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस कंडीशन में भी एंडीज़ के माउंटेन्स को क्रॉस कर लेगा और 1 घंटे बाद वो सैंडियागो में लैंड भी करवा देगा अपना प्लेन। इस वक्त में ये फ्लाइट करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है, जहां पर माउंटेन्स की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। वो सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पे ही पूरी तरीके से निर्भर रहता है और ये सोचता है कि 1 घंटा हो गया है उसको फ्लाइट उड़ाते हुए, शायद उसने एंडीज़ के माउंटेन को पूरी तरीके से क्रॉस कर लिया है, तो अब ATC से फ्लाइट को लैंड करवाने की परमिशन ले लेनी चाहिए। ATC भी बैड वेदर के चलते पूरी तरीके से पायलट के कन्फर्मेशन पे ही निर्भर रहता है कि हाँ, अगर उसने बोला है कि उसने एंडीज़ माउंटेन क्रॉस कर दी है तो इनको परमिशन दे देनी चाहिए। तो 18,000 फीट से उनको 11,000 फीट तक प्लेन को लाने के लिए कहा जाता है और 3:21 पर पायलट जैसे ही 11,000 फीट की ऊंचाई पर अपने प्लेन को लाता है, उनके पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि एंडीज़ के माउंटेन्स उनकी आंखों के सामने ही दिख रहे होते हैं और उनसे बचाने के लिए अपनी फ़्लाइट को वो बड़ी ही तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ उठाते हैं। लेकिन उस चक्कर में प्लेन के पीछे का हिस्सा माउंटेन से टकरा जाता है और टकराते ही वो टूट जाता है और उस हिस्से के टूटने की वजह से पीछे बैठे 3 पैसेंजर सीट समेत ही फ्लाइट से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये टक्कर इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि प्लेन का राइट विंग भी पहाड़ से टकराने की वजह से टूटकर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन लेफ़्ट की तरफ झुकता है तो लेफ़्ट का विंग भी टूटकर अलग हो जाता है। अब प्लेन का सिर्फ बीच का हिस्सा ही बचा है, जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से माउंटेन से टकराता नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है और उस इम्पैक्ट से पायलट्स की मौत तुरंत ही हो जाती है। अब टोटल 45 में से 12 लोग सिर्फ इस प्लेन क्रैश के इम्पैक्ट से ही मारे जा चुके हैं और जो 33 लोग बचे हैं उनके लिए एक भयानक सपने की तरह ही है, क्योंकि इन 33 में से ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। शरीर में प्लेन का कोई पार्ट घुस चुका है, कोई बेहोशी की हालत में है, कोई कोमा में जा चुका है। तो हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहती है इन 33 की भी। जिस ऊंचाई पे ये प्लेन क्रैश हुआ था वो 3,570 मीटर की ऊंचाई थी, जहां पर बहुत से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और पूरी तरीके से स्नो पीक माउंटेन होने की वजह से वहां पर -30 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड उनको सहनी भी थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। रेस्क्यू के लिए करीबन उस दिन 4 प्लेन्स को भेजा गया था, लेकिन किसी को भी वो क्रैश साइट दिखी नहीं थी, क्योंकि स्नोई माउंटेन थे और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फॉग था, बादल थे, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाए कि क्रैश साइट कौन सी है। ऊपर से प्लेन का कलर भी वाइट था, तो वो बिल्कुल स्नो के साथ में मैच कर रहा था, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ नहीं दिखा था।
बचे हुए 33 पैसेंजर्स को ऐसी उम्मीद थी कि उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा क्योंकि प्लेन्स की आवाज़ें उनको आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रात हो गई, तो इनको लगा कि अगले दिन ही हमारा रेस्क्यू किया जा सकेगा क्योंकि वेदर क्लियर नहीं था। तो अगले दिन की उम्मीद में अब इनको उसी प्लेन को शेल्टर बना के रहना था उस रात के लिए, जहाँ पर -30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक की हवाएं और ठंड इनको झेलनी थी, वो भी बिना गर्म कपड़ों के, बिना खाने के। इनके पास में खाने के नाम पर सिर्फ कुछ चॉकलेट्स थी, रम की बोतल थी, और वो रात इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बीती थी क्योंकि गर्म कपड़े नहीं थे, और इसी के साथ साथ उस रात सिर्फ चीखने की आवाज़ें, दर्द की आवाज़ें, कर्राने की आवाज़ें, ठिठुरने की आवाज़ें सुनकर ही लोगों ने बिताई थी। अगली सुबह 14 अक्टूबर, पहला दिन, सुबह होते होते हड्डियां कपा देने वाली ठंड से 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वो नहीं सह पाते हैं वो पहली रात। 28 लोग ही सह पाते हैं इस पहली रात को और किसी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं। रेस्क्यू मिशन दोबारा से स्टार्ट किया जाता है और 11 प्लेन इस बार सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं। इस दिन वेदर एकदम क्लियर था, आसमान बिल्कुल नीला चमक रहा था, सब कुछ क्लियर था। पैसेंजर्स भी अपने आप को विजिबल दिखाने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में प्लेन की छत पे लिपस्टिक लेके SOS लिख देते हैं, लेकिन किसी भी प्लेन के पायलट को वो नज़र नहीं आता, जिसके बाद में इनको लगता है कि हमें इससे बड़ा मार्क बना देना चाहिए। तो ये सूटकेस लेते हैं और उससे बड़ा सा क्रॉस बना देते हैं। बट इन्हीं सब चीज़ों के अंदर वो दिन भी निकल जाता है और इनको मालूम चलता है कि ये रात भी इनको इसी जगह पर निकालनी पड़ेगी। अब ये अपनी तैयारी के लिए सीट की गद्दियाँ फाड़ देते हैं और अपने कपड़ों के अंदर उन गद्दियों को घुसा देते हैं क्योंकि इनको अब एक और रात ठिठुरते हुए नहीं निकालनी थी। तो ये थोड़ा सा अपने आप को गर्म करने के लिए ऐसा करते हैं। अगले दिन 15 अक्टूबर रेस्क्यू प्लेन फिर से इनके ऊपर से निकल जाते हैं और कोई भी फूड ड्रॉप नहीं किया जाता, कोई भी हेल्प नहीं दी जाती, जिससे कि इनको मालूम चलता है कि जिस जगह पर इनका प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर स्नो इतना ज़्यादा है कि सूरज की धूप से वो सारी जगह चमक रही है सिर्फ सफ़ेद, और ऊपर से कोई भी प्लेन इनको नहीं देख पाएगा। हालांकि वही धूप इनके लिए संजीवनी का काम कर रही थी, जिससे कि ये बर्फ को पिघलाकर पानी बनाकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। तीसरा दिन 16 अक्टूबर, नैंडो प्रैडो जो कि प्लेन क्रैश के वक्त में कोमा में चले गए थे, उनके फ्रेंड ने उनको डेड ही मान लिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी इन्होंने डेड बॉडी के बीच में रख दी थी, लेकिन सर उनका बर्फ से ढका हुआ था, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन के अंदर की स्वेलिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, जिससे ये बच गए। और तीसरे दिन जब इनको होश आता है, ये अपनी माँ और बहन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, जिसके बाद में दोस्त बताता है तुम्हारी माँ प्लेन क्रैश के अंदर ही मारी जा चुकी है और बहन बैडली इंजर्ड है, जिसकी हालत खराब है। छठा दिन 19 अक्टूबर, नैंडो पराडो अपनी बहन सूजी पराडो के पास में ही बैठे रहते हैं क्योंकि उनकी बहन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। सूजी पराडो अपनी ज़िंदगी की ये लड़ाई एंडीज़ माउंटेन से हार जाती है। बाकी बचे हुए लोग प्लेन से अब काफ़ी चीज़ें निकाल चुके होते हैं, जिसमें से मिरर और रेडियो एक होता है। 10वें दिन इनको मालूम चलता है कि सर्च मिशन अब बंद कर दिया गया है क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर और हार्श वेदर की वजह से अब इन सभी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और सर्च मिशन दोबारा से 2 महीने बाद शुरू किया जाएगा, जहां पर डेड बॉडीज़ को रिकवर करके फैमिली को वापस दे दिया जाएगा। ये सुनकर इन सभी को काफ़ी गहरा शॉक लगता है कि जिंदा होते हुए भी इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और सर्च मिशन अब नहीं होने वाला है 2 महीनों तक। 13,000 फीट की ऊंचाई पे -30-40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अब इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, वो भी बिना खाने के, बिना पानी के, बिना किसी हेल्प के और ना ही किसी रेस्क्यू की उम्मीद के। एंडीज माउंटेन में खोए हुए डेड बॉडीज के बीच में अगर इनके पास में कुछ था तो वो था एक दूसरे का साथ। भूख प्यास से तड़पते हुए अब फूड इनके पास में कुछ था नहीं, जो भी बची कुची चॉकलेट थी वो ये ख़त्म कर चुके थे। अब इनके पास में सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो थी इनके आने वाली मौत का इंतज़ार। भूख प्यास से तड़पते हुए नैंडो पराडो अपने दोस्त रॉबर्टो से कहते हैं कि मैं पायलट को खाने जा रहा हूँ, जिसके बाद में सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या ये इंसान को खाएगा। जिसके बाद में वो एक बात बोलते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मैंने अपनी माँ खो दी, मैंने अपनी बहन खो दी और जितने भी लोग मरे हैं वो इसी पायलट की वजह से मरे हैं, तो क्यों ना मैं इसको खाऊं।
और मैं इसको खाऊंगा। जिसके बाद में वो पायलट को खाना शुरू कर देते हैं। इसको देखने के बाद में सभी लोगों की भूख भी उस उफान पर चली जाती है कि अब हमें भी खाना पड़ेगा। नैंडो प्राडो ने खा लिया, रॉबर्टो ने खा लिया, जिसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर लोग अब पायलट को खाना शुरू कर देते हैं। 18वें दिन सभी लोगों की नींद बहुत तेज आवाज से खुलती है जब एवलांच उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं, कुछ लोग प्लेन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन प्लेन को भी वो बर्फ का एवलांच पूरी तरीके से ढक लेता है और सभी लोग बर्फ के अंदर दब जाते हैं, जिसमें से 8 लोगों की जान बर्फ में दबने की वजह से चली जाती है और बाकी 19 लोग किसी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को बर्फ से निकाल कर। 57वें दिन ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम में से किसी को जाना पड़ेगा। एंडीज के माउंटेन्स को क्रॉस करके हेल्प लेके आनी पड़ेगी, वरना हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। नैंडो प्राडो इस इम्पॉसिबल टास्क के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मुझे अपनी माँ और बहन को भी खाना पड़ सकता है, जो कि वो नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हाँ किया कि मैं ही ये इम्पॉसिबल टास्क करूँगा। जिसके बाद में उनके फ्रेंड रॉबर्टो भी उनके साथ ट्रैक करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, इंक्लूडिंग 18 years old एंटोनियो विजिंटीन। 60वें दिन ये तीनों ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी माउंटेनिंग एक्सपीरियंस के, बिना किसी माउंटेन क्लाइंबिंग गियर के और बिना किसी फूड के। फूड के नाम पर इनके पास में सिर्फ ह्यूमन पार्ट्स ही होते हैं। पहले माउंटेन को क्लाइंब करने में इनको 3 से 4 दिन लग जाते हैं और उस माउंटेन पे चढ़ने के बाद में इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि इनको ना ख़त्म होने वाले एंडीज के माउंटेन्स ही हर तरफ दिख रहे होते हैं। इनको उम्मीद ऐसी होती है कि ये माउंटेन अगर ये चढ़ गए तो इनको ग्रीन वैली दिखाई देगी, जहाँ पर नदी दिखाई देगी और नदी की तरफ बढ़ते बढ़ते ये सिविलाइजेशन की तरफ पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये नज़ारा इनकी उम्मीद पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये वहीं पर बैठकर सर पकड़ लेते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन वापस जाना कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मरना यहाँ पर भी था, मरना चलते चलते भी था। तो ये डिसाइड करते हैं कि रॉबर्टो और नैंडो आगे जाएंगे, एंटोनियो विजिंटीन को वापस क्रैश साइट पर ही भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर माउंटेन कितने ही आए, हम पीछे तो नहीं जाने वाले, चाहे हम आगे चलते चलते मर ही जाएं। तो चलते चलते इनको 10 दिन हो जाते हैं, जहाँ पर ग्रीन वैली इनको दिखाई देती है, जिसकी वजह से रिवर की तरफ बढ़ते बढ़ते इनको एक चिली का फार्मर भी दिखाई देता है, जिसको देखकर इनकी आंखें भर जाती हैं और उम्मीद की किरण जागने लगती है कि अब शायद हमारी हेल्प हो सकती है। बट रिवर के सामने इंसान की आवाज़ क्या ही होगी? कैसे आप अपनी आवाज़ को कन्वे करवाओगे उस चिली के फार्मर तक, जो कि रिवर के परली साइड पर है? जिसके बाद में किसी तरीके से उसकी अटेंशन पा लेते हैं, जिसके बाद में वो भी कुछ समझ जाता है कि शायद इनको हेल्प की ज़रूरत है। वो पत्थर में एक कागज़ लपेटकर और उसके साथ में पेंसिल बांधकर इनकी तरफ में फेंकता है, जिसके बाद में ये पेंसिल पर अपनी पूरी कहानी लिखते हैं कि हम वही लोग हैं जो कि एंडीज़ के माउंटेन पे प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हम जिंदा है। 14 लोग वहाँ जिंदा है, 2 लोग हम किसी तरीके से यहाँ पर आ पाए हैं। जिसके बाद में जो फार्मर होता है, जिसका नाम सर्जियो होता है, ये पढ़ने के बाद में वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और इनकी तरफ में ब्रेड फेंकता है कि आप ब्रेड खाओ, इतने में हेल्प लेके आता हूँ। 72वें दिन रेस्क्यू मिशन को दोबारा से रिज्यूम किया जाता है और 45 में से बचे हुए 16 लोगों की जान बचा ली जाती है। लेकिन जो भी वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आया था, वो वहाँ के दृश्य को देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडीज़ के अंजर पंजर पड़े हुए हैं और आधे खाए हुए, आधे बचे हुए। आने वाले दिनों में इनके बचाए जाने की खुशी हॉरर में बदल जाती है, जब सारी दुनिया को ये मालूम चलता है कि इन्होंने अपने ही साथियों को खाकर अपनी जान बचाई थी। सारी दुनिया के जर्नलिस्ट इनको टारगेट करते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको पछतावा नहीं होता तुमने ऐसा किया। जिन सवालों से बचते बचते ये हर जगह अपने आप को ही शायद थोड़ा सा गिल्ट फील करवा रहे थे, लेकिन इन द एंड नैंडो प्राडो ने एक बात कही, सिर्फ वहाँ पर 72 दिन गुजार देने वाला सर्वाइवर ही जानता है कि अगर ये दोष देने वाले लोग भी वहाँ पर होते तो शायद ये भी वही करते 72 दिन जिंदा रहने के लिए जो हमने किया। आई होप गाइज ये रियल सर्वाइवल स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसी तरीके की और भी स्टोरीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना।